नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसने यहाँ घोला जहर, डर है बहुत आठों पहर, इसका न कोई रूप है न कोई आकार है, ये है विकारों से भरा, ये विषों का आगार है। सांसें हैं जैसे लीस पर, जीवन है जैसे दर बदर। कुछ ऐसा ही मंजर इस समय देश का हो गया है, जहाँ हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में भी 24 घंटे के अंदर मौत का आंकड़ा भयावह है। 128 मरीजों की जान गई है, जबकि 5403 मरीज संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 55,436 हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,97,023 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,34,488 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देहरादून जिले की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है और 2026 कोरोना के मरीज नए मिले, जबकि हरिद्वार जिले के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। यहां पर 676, नैनीताल में 458 और उधम सिंह नगर में 656 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 282 बना दी गई है, जबकि अब तक 2,930 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ 700 उपनल कर्मचारी सुशीला तिवारी अस्पताल में जो कि कार्यरत हैं, उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है और काम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि पहले से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था जहां पटरी पर अभी लौटी नहीं थी, अब उपनल कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार कर देने से किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, ये बड़ा सवाल बरकरार है। सवाल ये भी है कि कोरोना महामारी पर आखिर लगाम कैसे लगेगी और प्रशासन कोरोना पर रोकथाम के लिए कितना तैयार है। प्रशासन की तरफ से कोरोना रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जोशी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और बीजेपी नेता मधु भट्ट जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। नमस्कार। सबसे पहले मधु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, जहां एक तरफ कोरोना तेजी से अपना ग्राफ बढ़ा रहा है, तेजी के साथ मौतें भी हो रही हैं, 128 लोगों की जान गई है, कैसे व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। तो आने वाले दिनों में किस तरह से काम करेंगे जो कि धरातल पर कम से कम नजर आए। मधु जी। देखिए पूजा जी, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से ये सेकंड म्यूटेंट वायरस जो आया है, इसने स्थिति एकदम से भयानक कर दी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एकदम से ये आंकड़ा बढ़ा है, और क्योंकि हम पिछली बार तो इसको रोकने में बहुत सक्षम हुए थे, और लगभग क्योंकि भारत में कई लोग कहने लगे थे कि यहाँ तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये सेकंड जो ये म्यूटेंट जो ये वायरस आया है, निश्चित रूप से इसने बिल्कुल पूरे भारत को ही हिला कर रख दिया है। और जिस प्रकार से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीरता के साथ हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बार बार एक आग्रह भी करती रहती है और समय पर कई बार लॉकडाउन भी किया है। और अभी भी क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, जनता के बीच में जागरूकता हो, चाहे हम ये कहें कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मतलब हर किसी को मिले, उसके लिए वैक्सीन जो है हमारे भारत में सबसे पहले आई और हमने उसको लगाना भी शुरू कर दिया। 60 वर्ष से ऊपर के लगभग सभी लोगों को लग चुकी है, फिर उसके बाद 50, फिर 45 और अब तो हम 18 वर्ष के उनको लगाने जा रहे हैं। आज आपको बताना चाहूंगी 2 लाख के करीब खेप आज आ चुकी है वैक्सीन की। और दूसरा, क्योंकि हमने कंटेनमेंट जोन भी बनाए हैं ताकि बढ़े ना इसके लिए हमने जो है 282 के करीब कंटेनमेंट जोन हमने पूरे उत्तराखंड में बना दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूलों की थी, कॉलेजों की, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। किसी भी प्रकार से कहीं भी ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए हमने क्योंकि जो लॉकडाउन की जो हमने प्रक्रिया जो करी है, उसके तहत जो जरूरी सामान है वो जरूरी सामान की दुकानें खुली हैं, मेडिकल स्टोर खुले हैं, और जो जरूरी सामान है वो चाहिए। और साथ में हमने कहा है कि भीड़ ना हो,
इसके लिए सभी सतर्क हो जाए, अधिक से अधिक भीड़ न जुटने पाए। और साथ में पूरे उत्तराखंड में यहाँ तो पूरे आप ये देखेंगे नगर पालिका की तरफ से हमारे पूरे सैनिटाइज किया जा रहा है, हर जगह, हर क्षेत्र, हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ला, ताकि किसी भी प्रकार से ये वायरस ना फैले, इसको रोकने के लिए। और हम अगर हमारे मरीज जो हैं, क्योंकि अगर संख्या उनकी बढ़ रही है तो कई मरीज तो हैं कि जो थोड़ा ठीक है, मतलब उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना किट हम उनको पहुंचा रहे हैं और साथ में क्योंकि हमने और कोविड, लेकिन मंगलौर में एक भी आइसोलेशन वार्ड नहीं है, जिसकी मांग वहां की जनता लगातार कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से हमने जगह जगह, देखिए आप पंचायत स्तर पर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, विधायक निधि तो हमने दी है 1 करोड़ अलग से कोविड के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। साथ में पंचायतों के लिए भी हमने आज 1 करोड़ के लगभग हमने वो, क्योंकि फंड जो है कोविड फंड वो रिलीज कर दिया है। और साथ में कई सेंटर बनाए गए हैं, चाहे हमारे स्कूल हो, उनको कोविड सेंटर बनाया गया है, चाहे हमारे जहाँ पर जो जिस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। कई जगह खाली थे, धर्मशालाएं थे, कई जगह ऐसे हमने उसको क्या कोविड के लिए हमने एक अलग से आईसीयू बेड की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और उसके लिए हेल्पलाइन नंबर हमने जारी कर दिए गए हैं। और डॉक्टरों की ओपीडी में जो, क्योंकि और तरह के मरीज भी हमारे पास आते हैं जो वर्चुअल के आधार पर भी अपनी जानकारी ले सकते हैं कि अगर उनको कोई हर अलग अलग तरीके की बीमारियां भी हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई कोविड पेशेंट भी हो, पहले डॉक्टरों से सलाह भी ले सकते हैं। उस प्रकार के लिए भी हमने नंबर जारी कर दिए गए। साथ में क्योंकि ऑक्सीजन की जहां पर उपलब्ध है, हमने ऑक्सीजन के जो हमारे विक्रेता हैं उनकी नंबर भी हमने दे दिए हैं जनता में, मतलब हर तरीके से, ताकि और नोडल अधिकारी जो है वो भी हमने बना दिए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, ताकि कोई भी प्रकार की असुविधा न हो किसी को भी। आप देखेंगे, आपको बहुत ही मतलब एक सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग इसका सामना कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की भी मदद चाहिए, और जो हमारे जो नागरिक हैं, जनता है, उनकी भी, क्योंकि वो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, निश्चित रूप से हम विजयी होंगे इस कोरोना महामारी में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और सबको साथ मिलकर लड़ना ही होगा। लेकिन मथुरादत्त जोशी जी, जिस तरह से मधु भट्ट जी ने बताया कि तैयारियां लगातार की जा रही हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार की तरफ से तमाम जो कोशिशें की जा रही है उसको नाकाफी बताया है। देखिए, मधु भट्ट जी ने जो बात की है उसको लगता है कि कोविड अब यहाँ होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, या कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो बात कही है। तो हेलो जी, जोशी जी आवाज आ रही है आपकी? लेकिन सरकार कितनी तैयार है, कितनी सरकार की तैयारियां हैं, ये तो आपके सामने 3-4 दिन पहले दिख गया था कि सरकार का वरिष्ठ मंत्री कह रहा है कि यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही कि जिससे हम लोगों को कुछ करना पड़े। और ये बात इनके मंत्री जी ने कही, सरकार की बोल तो वहाँ को। दूसरी, जहाँ तक आपने भी नेता प्रतिपक्ष की बात कही, तो उन्होंने भी अपनी बात ठीक कही है, क्योंकि उन्होंने अपने हल्द्वानी में कहीं देखा होगा कि क्या स्थिति चल रही है, कैसा चल रहा है। कि कल मैं देख रहा था कि वो उनके सुपुत्र जरूर उनके प्रतिनिधि बनकर जगह जगह वो देख रहे थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना का प्रभाव बढ़ा और डे बाई डे केस आज कभी 6000 कभी 5000 से ऊपर, मतलब 6000 के लगभग पर डे आपके यहाँ केस आ रहे हैं, और 100 से ऊपर की मृत्यु हो जा रही है। 100 से कम तो कभी नहीं हो रहा है, 100 से ऊपर लोग मर रहे हैं। 3 आपके पास मेडिकल कॉलेज हैं, वर्किंग में है, जिनमें काम हो रहा है, उनको बनाया है। एक हरिद्वार में इन्होंने बाबा बर्फानी के नाम से एक कोविड हॉस्पिटल खोला है। वो केवल एक, ये सब मुझे तो ये लगता है कि एक डंपिंग जोन बना दिए इन लोगों ने। मरीज को लाओ और वहाँ रखो, उसके बाद भगवान मालिक के, चाहे सुशीला तिवारी के तो सारा स्टाफ आपका, जो टेक्नीशियन से लेकर वार्ड बॉय से लेकर जो भी स्टाफ है, सफाई कर्मचारी, सारे आज उपनल से भरे हुए हैं। जो रेगुलर कर्मचारी 5 साल में एक दिन उन्हें भर्ती नहीं किया, वो जो पुराने भर्ती थे वही कर्मचारी हैं, वो सारे आज हड़ताल में चले गए हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि जितने भी कर्मचारी, विशेषकर
सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बारे में जो उपनल के कर्मचारी हैं कि वो रात को अपने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका परिवार भी संक्रमित हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। इसलिए सरकार उनके रहने खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था अस्पताल में ही करे। उन लोगों की, जो लोग ड्यूटी में हैं वो लोग घर नहीं जाएंगे, उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। माननीय हाईकोर्ट ने कहा। उसके बाद सरकार के कान में कोई जू नहीं रह रही, सरकार कोई काम नहीं कर रही, न उनकी व्यवस्था कर रही। जो हाल कर्मचारियों का सुशीला तिवारी में है, उसी तरीके से संविदा में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी है, देहरादून मेडिकल कॉलेज में भी है। कोई कर्मचारी रेगुलर इनके पास नहीं है, फैकल्टी रेगुलर इनके पास नहीं है, और कह रहे हैं कि हमने सारी तैयारी कर दी है। क्या तैयारी ये करे? ठीक है, भगवान करे। हम तो भगवान बद्री विशाल से, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम ये कोरोना का संक्रमण रुके और लोगों को राहत मिले। ये देवभूमि है ये। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, क्या लग रहा है आपको कि देहरादून में इतनी तेजी के साथ मामले क्यों बढ़ रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ, मैंने आपको देहरादून में बढ़ रहे हैं, हरिद्वार में बढ़ रहे हैं, उधम सिंह नगर में बढ़ रहे हैं, आपके नहीं, मरीजों की संख्या तो हर जगह बढ़ रही है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा खराब स्थिति की बात करें तो वो देहरादून की है, जहां पर 2000 से मामले ज्यादा रोजाना ही लगभग सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की कुछ तैयारी, यही तो राजधानी है ना उनकी, ऐसा ही राजधानी है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं वहाँ रहते हैं, मुख्य सचिव स्वयं वहाँ रहते हैं। जब देहरादून की स्थिति ये है, वो अन्य जनपदों की स्थिति का आप अनुभव खुद कर सकते हैं। पर्वतीय जनपदों में जहाँ विगत वर्ष हम बहुत राहत की सांस ले रहे थे, आज पर्वतीय जनपदों में भी रोज हो रहा है। कोई 4-5 कैजुअलिटी रोज पर्वतीय क्षेत्रों में भी हो रही है। रोज पर्वतीय क्षेत्रों में भी बढ़ के आ रहे हैं। जितने भी आपके ये संक्रमित लोग हैं वो बढ़ के आ रहे हैं। सरकार को चाहिए वो त्वरित गति से इसमें काम करे, कर्मचारियों के हित में बात करे, कर्मचारियों को व्यवस्था उपलब्ध कराए, और जो लोग संक्रमित हैं उनको ठीक करने के लिए व्यवस्था करे। और इस पर रोकथाम में सबसे बड़ी बात है कि इसको रोकथाम करनी पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार का कोई इंटरेस्ट है या सरकार कहीं संवेदनशील है, ये लगता नहीं है। डॉक्टर जितने थे उतने भर्ती इन्होंने किए हैं। ठीक है। कांग्रेस के समय में जो भर्ती करके गए थे, जो वैकेंसी निकाल के गए थे, कोई नई वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली। और नर्सिंग स्टाफ में इन्होंने कोई भर्ती नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने जरूर एक अच्छी बात कही, जो 4th ईयर के MBBS के छात्र हैं, जो कंप्लीट कर रहे हैं और जो इंटर कर रहे हैं, उनकी सेवा हम लेंगे। और हमारे उत्तराखंड में तो उनकी ऑलरेडी सेवा ले रहे हैं। आप जहाँ मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ पर उनकी ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं। वो लड़के जिन्होंने निकल गए इंटर हैं वो भी सेवा दे रहे हैं, 4th ईयर के भी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग के लोग हैं, चाहे वो MBBS के लोग हैं, छात्र हैं, सारे सेवा आप क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनका न स्टाइपेंड बढ़ा रही है, न उनको कोई भत्ता दे रही है, न उनकी कोई खाने रहने पीने की कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही है। मैंने आपको एक उदाहरण आपके सामने अभी हरिद्वार वाला लिया, और आपके सामने दूसरा उदाहरण मैंने सुशीला तिवारी का दिया, तीसरा उदाहरण आपके श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का है, वही उदाहरण देहरादून मेडिकल कॉलेज का, दून मेडिकल कॉलेज का है। भाई आप कहीं तो कर्मचारियों को कोई सुविधा तो देंगे, कोई सुविधा सरकार कर्मचारियों के नहीं दे रही। उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ऑक्सीजन की व्यवस्था आपके सामने है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ नया करेगी। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं जी, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं मधु जी। कई गंभीर आरोप, डंपिंग जोन बन गए हैं, जहां पर सिर्फ मरीज आते तो हैं लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है मरीजों को। इसके साथ साथ देखिए सुशीला तिवारी अस्पताल की अगर हम खासतौर पर बात करें, देखिए वहां पर 700 उपनल कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। अगर ऐसे में ये कर्मचारी भी काम नहीं करेंगे तो फिर स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। आखिर क्यों इनको व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं, जब पहले ही कहा गया है कि इनके रहने के लिए व्यवस्था दी जाएगी। जब अपनी जान जोखिम में डालकर ये तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं, फिर उनके साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हेलो जी पूजा जी, हाँ प्लीज जरा दोबारा दोहराइए, एक्चुअली में कनेक्शन हट गया था। कोई बात नहीं। लेकिन मधु जी देखिए, जैसा कि मथुरा दत्त जोशी जी ने भी कई तरह के आरोप भी लगाए हैं, और कई तरह की आरोप कह ले छोड़ दीजिए कि उन खामियों को गिनाया है कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। इसके साथ साथ देखिए जो उपनल कर्मचारी हैं
वहां पर देखिए उन्होंने अब कार्य बहिष्कार कर दिया है। पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। अब ऐसे में जब ये स्वास्थ्य कर्मी भी, ये कर्मचारी भी काम नहीं करेंगे तो फिर अस्पतालों की हालत और बदतर हो जाएगी। क्या कर रहे हैं आखिर, क्यों उनके साथ इस तरीके के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, क्यों उनको तमाम वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है जिनकी मांग कर रहे हैं वो, जो उनका हक है? देखिए पूजा जी, आपको बताना चाहूंगी हमारे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में अगर सबसे ज्यादा एम्स दिए तो हमने दिए। अगर आप देखेंगे तो हमने 14 एम्स तो हमने दिए हैं, और कांग्रेस के टाइम पे तो मैं कहूंगी क्या एक आध बना होगा, वो आप आंकड़ों के आधार पे आप पता कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि अभी हमने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसके लिए अभी हमने क्योंकि डॉक्टरों की भर्ती भी करी है। साथ में हमने कल ही अभी हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां थी उनको, क्योंकि कोरोना किट बना रही हैं तो उनको भी 1000 रुपए की अलग अलग राशि बढ़ा दी थी। साथ में उपनल कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हमने बात की है, और उनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं हर प्रकार से काम करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि ये राजनीति का टाइम नहीं है। इसमें सभी को मानवीय संवेदनाओं के आधार पर काम करना चाहिए। कोई लेकिन कर्मचारी कैसे काम करेंगे मधु जी, जब वो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं? तो कर रहे हैं पूजा जी, कर्मचारियों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं देने का और उनके लिए उनके हितों की रक्षा करने का पूरा काम सरकार कर रही है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देखिए इस समय देखिए, अगर आप देखेंगे, हमने अभी, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने 132 वाहन तो हमने अभी करे, जो ये 108 की जो कहते थे 108 नहीं काम कर रहे, 108 के 132 वाहन हमने जन सेवा में समर्पित किए हैं। और हल्द्वानी में आपको कहूंगी 500 बेड का जो कोविड अस्पताल बन रहा है वो DRDO की उससे मदद से। तो इतना बड़ा काम हो रहा है, और खाली केवल राजनीति, केवल भ्रम फैलाना जनता में, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये टाइम ऐसा है, कई लोग इसमें आपको मैं बताना चाहूंगी जो राजनीति से मतलब भी नहीं रखती, वो भी जन सेवा में लगे हुए हैं। तो भ्रम का एक वातावरण, भय का वातावरण नहीं फैलाना चाहिए। आपको बताऊंगी कल बहुत सारे, कम से कम 2-3 हजार के करीब तो लोग घरों में गए हैं, ठीक होके गए हैं। तो केवल कुछ वही आंकड़े दिखाना कि इतने लोग चले गए, अन्य बीमारियां भी हैं किन कारणों से गए, क्या गए, लेकिन इस प्रकार से एक ही चीज को दिखाना कि नहीं, भय हो रहा है, इससे एक भय व्याप्त हो रहा है जो मरीज भी है। क्योंकि अस्पतालों में मैंने स्वयं पता किया है, क्योंकि कम से कम लोग इस सच्चाई को देखकर अपनी जिम्मेदारियों को समझे और सतर्क रहे। ये भय फैलाने, मधु जी, ये हम सभी को समझना होगा कि ये भय फैलाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वो अब भी जागरूक हो जाएं, अब भी वक्त है, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ना कि भय व्याप्त करने के लिए। इसलिए मैं आपसे भी इसलिए पूछ रही हूँ सवाल, क्योंकि देखिए आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, और आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मरीजों की जो मौत है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। आखिर मौत के पीछे की वजह आप ही बता दीजिए। देखिए खुद अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें, उन्होंने देखिए बताया हल्द्वानी में सिर्फ ICU बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है, जिसकी वजह से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर हल्द्वानी भिजवाने की उन्होंने मांग की है, बातचीत भी की है, लगातार वो संपर्क में है। अब ऐसे ही तमाम जगहों पर स्थितियां बनी हुई हैं। जब सच्चाई सामने है वो हमें स्वीकार करना होगा और उससे हमें सबक लेना होगा और तैयारी को और दुरुस्त करना होगा। इसलिए इन खबरों को दिखाया जाता है जिससे लोग समझें कि क्या प्रदेश के हालात हैं और आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं, ना कि नकारात्मकता फैलाने के लिए या फिर राजनीति करने के लिए। देखिए बिल्कुल पूजा जी, देखिए बिल्कुल सकारात्मकता भाव के साथ, जैसे कि आपने कहा कि माननीय इंदिरा हृदय जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए, बिल्कुल निश्चित रूप से जहां भी डिमांड होगी वहां पूर्ति होगी। और हम हर प्रकार से आपको बताना चाहूंगी, बल्कि देखिए क्रायोजेनिक जो ऑक्सीजन कंटेनर है जर्मनी से, वो भी अभी पहुंच चुका है करीब, और 50 करोड़ का UN ने भी 50 करोड़ के टीका की जो खेप है वो भी भेज दी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, युद्ध स्तर पर काम जारी है, कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। अभी कालाबाजारी की खबरें आई थी तो हमने उनको हमने कालाबाजारी जो कर रहे थे उनको धर पकड़ दिया, बल्कि जेल में भी कर दिया, आपने आज पढ़ा भी होगा। हम किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होने देना चाहते, क्योंकि ये सब
सबकी जान माल की सुरक्षा का सवाल है। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरते, इसके लिए भी हमने बिल्कुल हमारे जो अधिकारी हैं वो तय जगह जगह पुलिस की जो वैन है लगातार जा रही है और किसी भी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ भी ना हो, सबको मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें। साथ ही जो पूरी जरूरी जो सुविधाएं हैं वो हर नागरिक को मिलनी चाहिए, चाहे लेकिन मिल नहीं रही है ना, कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, नागरिकों को तो छोड़ दीजिए। मधु जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। बेड खोल दिए हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। सबकी जान माल की सुरक्षा का सवाल आखिर सरकार पर बनता है, हम पर बनता है। आम नागरिक की जो हम हम ये कहेंगे कि हम बिल्कुल आम नागरिक के बीच में ही कहीं कोई कमी रह जाती है, उस कमी को भी बिल्कुल पूरा किया जाएगा। मधुरा दत्त जोशी जी, मधु जी कह रहे हैं कि हर कमी को पूरा किया जाएगा, लेकिन जब कहते हैं कि जल ही जीवन है, जब पीने का पानी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है, वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन पर, तो फिर वो काम कैसे करेंगे? अपनी जान जोखिम में डालकर अगर एक कर्मी काम करता है तो कम से कम उसके खाने पीने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। मधु जी आपके पास लौटूंगी मैं, जोशी जी से जी कमेंट ले लूं, उसके बाद लौटूंगी मैं। जी जोशी जी। देखिए पूजा जी, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनेता आरोप लगाए तो ठीक है, हम कहें कि राजनीतिक लोग आरोप लगाते हैं तो लोग कह रहे हैं। आज तो सरकार पर सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं, सरकार के विधायक आरोप लगा रहे हैं और सरकार के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सुझाव दे रहे हैं कि आपकी ये कमी है, आप पूरा करो। माननीय उच्च न्यायालय ने आज से 1 हफ्ता पहले आदेश जारी किया कि जो शिशुला तिवाड़ी में जो कर्मचारी इस नल के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों की रहने खाने की व्यवस्था सरकार करे और अस्पताल परिसर में करे, अरे टेंट लगा के करे। लेकिन उन्हें तो घर भेजा जा रहा है। और उनको जबरदस्ती, वो कह रहे हैं हम घर नहीं जाना चाहते, हम सेवा करना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती घर भेजा जा रहा है, न उनको खाना दिया जा रहा है। और तो और जो आदमी जल ही जीवन है, आपने कहा कि पेयजल भी उपलब्ध नहीं है, पीने का पानी उनको उपलब्ध नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। एक उदाहरण। दूसरा, आप देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, क्या है आपके सामने है, आप लोग राजधानी में हैं, जरा आप पता कर लीजिए। इससे बदतर स्थिति वहाँ है, उससे भी बदतर स्थिति श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की है, जो वहाँ भी 500 से ऊपर 700 के लगभग जो उपनल कर्मचारी है, संविदा पे काम कर रहे हैं, जिनको सरकार ने रेगुलर कर देना चाहिए था। इस वक्त तो कर ही देना चाहिए था, कम से कम जब आपदा काल आया 1 साल पहले आपके सामने इतना बड़ा संकट आया, आपने यहाँ पे एक भी रेगुलर कर्मचारी नियुक्त नहीं किया। अभी मेरी बहन कह रही थी एम्स खोले हमने, अरे साहब आपने कहाँ खोले एम्स से बताइए ना, कौन सा एम्स आपका वर्किंग में है, काम कर रहा है? देखिए पूजा जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल, इस बात पर जरूर लौटते हैं, लेकिन और इस पर मैं आगे चर्चा भी बढ़ाती, लेकिन माफी चाहूंगी आप दोनों से क्योंकि समय इतनी इजाजत देता है। लेकिन सवाल इस बात के लिए है कि आखिर कब कर्मचारियों को तमाम व्यवस्थाएं मिलेंगी जिससे वो अपने काम को सही तरीके से सही समय पर कर पाए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 का। नमस्कार।